नीचे झूलना। आज बाजार के उतार चढ़ावों में कई निवेशक पुराने जमाने के कार्निवल जाने वालों जैसे दिखते हैं, जो पानी से भरे टब में तैरते सेवों के लिए ऊपर नीचे होते हैं। ये मजेदार दिखता था, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए हर दिन ये नहीं करना चाहूँगा। अपने शेयर या म्यूचुअल फंड्स के भाव को बाजार में ऊपर नीचे झूलते देखने के बजाय मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नियंत्रण चाहता हूँ। आमदनी, खर्च, कर्ज और अंततः मेरे निवेश के मूल्य को नियंत्रित करने की वित्तीय बुद्धि की वजह से मैं अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित कर सकता हूँ। बचत, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स के मामले में निवेशक के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 कॉलमों से किसी में भी नियंत्रण या लिवरेज की कोई शक्ति नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले ठहरें। मुझे लगता है कि लिवरेज और नियंत्रण के ज्यादा ऊंचे तरीके बताने से पहले अब तक बताए गए बिंदुओं को दोहराकर समीक्षा करना अच्छा रहेगा, ताकि ज्यादा जटिलता में जाने से पहले सरल चीजें स्पष्ट हो जाएं। ये 7 बिंदु हैं। बिंदु 1, लिवरेज कई प्रकार के होते हैं। जिस वित्तीय लिवरेज से ज्यादा लोग परिचित हैं, वो है कर्ज का लिवरेज यानी OPM, दूसरे लोगों का पैसा। वित्तीय लिवरेज दूसरे प्रकार के भी होते हैं, जैसे वित्तीय नियंत्रणों में लगाई गई वित्तीय बुद्धि का लिवरेज। वास्तव में 5 वित्तीय बुद्धियां लिवरेज कर सकती हैं, जो है आमदनी बढ़ाना, शिकारियों से अपने पैसे को सुरक्षित रखना, बजटिंग, लीवरेज और जानकारी। लीवरेज हर वो चीज है जो आपके काम को ज्यादा आसान बनाती है। क्रेन से किसी भारी वस्तु को उठाना ज्यादा आसान होता है और ज्यादा ऊंचे वित्तीय IQ वाले व्यक्ति के लिए जटिल निवेश निर्णय लेना ज्यादा आसान होता है। बिंदु 2, ज्यादातर निवेशक पेपर एसेट्स में निवेश करते हैं, जिन पर उनका बहुत कम नियंत्रण होता है। बचत, शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल व इंडेक्स फंड्स पेपर एसेट्स के उदाहरण हैं। चूंकि इन संपत्तियों पर ज्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता, इसलिए इन निवेशकों के पास बहुत कम लीवरेज होता है। इससे उन्हें निवेश पर कम मुनाफा होता है और ये कम वित्तीय IQ का संकेत होता है। कम वित्तीय IQ का उदाहरण है बचत पर 5% मुनाफा, उस पर टैक्स देना और फिर मुद्रास्फीति की वजह से इसका लगभग पूरा मूल्य मिट जाना। बिंदु 3, ज्यादा मुनाफे का मतलब ज्यादा जोखिम नहीं होता। जब वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि मुनाफे में का मतलब जोखिम में वृद्धि होता है, तो वे सही हैं, क्योंकि वे पेपर एसेट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सारी संपत्तियों के मामले में ऐसा नहीं होता। व्यवसाय या रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में ज्यादा वित्तीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। उनमें ज्यादा वित्तीय नियंत्रण होता है और वे बहुत कम जोखिम में बहुत ज्यादा लीवरेज की अनुमति देते हैं। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ कि लोग छोटी शुरुआत करें और अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाते समय छोटे पैमाने पर ही काम करें। वित्तीय बुद्धि बढ़ाने के साथ साथ निवेश पर उनका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। अगर वित्तीय बुद्धि कम है, तो लीवरेज से वित्तीय IQ को तगड़ा झटका लगेगा, जिसे निवेश पर मुनाफे से मापा जाता है। बिंदु 4, ज्यादातर वित्तीय सलाहकार निवेशक नहीं होते, वे तो सेल्स पीपल होते हैं। ज्यादातर वित्तीय सलाहकार, यहाँ तक कि कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी सिर्फ पेपर एसेट्स में ही निवेश करते हैं। ज्यादातर के पास पेशेवर और वित्तीय दृष्टि से बहुत कम लीवरेज होता है। कई मामलों में तो उनका पेशेवर और वित्तीय लिवरेज अनुपात 1:1 होता है। 1:1 पेशेवर अनुपात का मतलब है उन्हें सिर्फ उनके काम के लिए ही भुगतान मिलता है। 1 दिन के काम के लिए 1 दिन का वेतन। व्यवसाय मालिक के रूप में मेरे लिए हजारों लोग काम करते हैं। निवेशक के रूप में, जैसे टुलसा अपार्टमेंट हाउस के उदाहरण में, मेरे 300 किराएदार हैं, जो मेरे निवेश का भुगतान करने में मेरी मदद करते हैं। बैंक मेरे हर डॉलर पर $4 उधार देता है और टैक्स विभाग मेरी आमदनी पर टैक्स में छूट देता है। ये सब लिवरेज के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण हैं। बिंदु 5, वित्तीय शिक्षा से वित्तीय बुद्धि बढ़ती है। ज्यादातर लोग बचत, शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स जैसे पेपर एसेट्स में निवेश करते हैं, क्योंकि वे नियंत्रण नहीं चाहते या उन्हें नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। वे बस इतना चाहते हैं कि वे अपना पैसा किसी निवेश परामर्शदाता को सौंप दें और फिर ये उम्मीद करें कि वो अच्छा काम करेगा। जब पैसा दिखेगा ही नहीं, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर लोग ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो अपनी वित्तीय शिक्षा को नियंत्रित करने की जरूरत है, जो उनकी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाती है। ये उनके वित्तीय नियंत्रण और लिवरेज रेशो को भी बढ़ाती है। बिंदु 6,
लिवरेज दोनों तरह से काम कर सकता है। लिवरेज आपको अमीर बना सकता है और लिवरेज आपको गरीब बना सकता है। इसलिए लिवरेज में वित्तीय बुद्धि और वित्तीय नियंत्रणों की जरूरत होती है। शेयरों के मामले में ट्रेडर ऑप्शंस के लिवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेडर सोचता है कि बाजार ऊपर जा रहा है तो वो कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है, जो एक निश्चित अवधि में निश्चित भाव पर शेयर खरीदने का अधिकार है। मिसाल के तौर पर अगर आज शेयर का भाव $10 है और ट्रेडर को लगता है कि भाव बढ़ेगा तो ट्रेडर $1 में कॉल ऑप्शन खरीद सकता है। अगर ट्रेडर का अनुमान सही निकलता है और शेयर का भाव बढ़कर $20 हो जाता है तो ट्रेडर $1 लगाकर $10 कमा लेता है। अगर ट्रेडर सोचता है कि बाजार नीचे जा रहा है तो ट्रेडर पुट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है या शेयर को शॉर्ट कर सकता है। दूसरे शब्दों में शेयर का भाव बढ़ने या घटने पर ट्रेडर कमाई कर सकता है। समस्या बस ये है कि ट्रेडर का संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसका नियंत्रण तो सौदे की शर्तों तक ही सीमित होता है, जैसी उम्मीद की जा सकती है। म्यूचुअल फंड्स बेचने और डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देने वाले ज्यादातर वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि शेयरों की ट्रेडिंग खतरनाक होती है और ये उन लोगों के लिए वाकई होती है जिनमें प्रशिक्षण और अनुभव की कमी होती है। शेयर बाजार हो या रियल एस्टेट, खरीदना बेचना निवेशक की वित्तीय शिक्षा का अहम हिस्सा है। रियल एस्टेट निवेशक भी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। रियल एस्टेट में कॉल ऑप्शन को डाउन पेमेंट कहा जाता है। अगर आप फटाफट खरीदने बेचने वाले हैं तो गिरता रियल एस्टेट बाजार आपको मिटा सकता है। क्योंकि रियल एस्टेट पे मेरे ज्यादातर निवेश किराए के भाव और जायदाद के संचालन की लागतों के आधार पर होते हैं, इसलिए रियल एस्टेट बाजार के उतार चढ़ाव से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं कभी कभार जायदाद बेचता हूँ, खास तौर पर अगर कोई इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दाम दे रहा हो। लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं जायदाद खरीद कर लंबे समय तक किराया और दूसरी आमदनी वसूल करना चाहता हूँ। फिर मैं दूसरी जायदाद खरीदना और रोक कर रखना चाहता हूँ। जो लोग ऊपर और नीचे जाते बाजारों में निवेश करना सीखना चाहते हैं, वे हमारे बोर्ड गेम कैश फ्लो 202 से ये सीख सकते हैं, जिसमें आपको नकली पैसे से ट्रेड करना सिखाया जाता है। कैश फ्लो 202 दरअसल कैश फ्लो 101 का विस्तार है। आपको ये प्रबल सलाह दी जाती है कि कैश फ्लो 202 पर जाने से पहले कैश फ्लो 101 से शुरू करें। पूरे संसार में कैश फ्लो क्लब्स चल रहे हैं, जहां लोग बोर्ड गेम खरीदने से पहले इसे खेल सकते हैं। वित्तीय शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो ज्यादा लीवरेज का इस्तेमाल करना चाहता है। बिंदु 7, जब वित्तीय सलाहकार डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं तो वे दरअसल डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। वे जिस डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि वित्तीय सलाहकार संपत्ति की केवल एक ही श्रेणी में निवेश करते हैं, पेपर एसेट्स, जैसा 9 और 10 अगस्त 2007 के बाजार क्रैश से उजागर हुआ। डाइवर्सिफिकेशन से पेपर एसेट के मूल्य की रक्षा नहीं हुई। दूसरा कारण ये है कि म्यूचुअल फंड अपने आप में डाइवर्सिफाइड निवेश है। ये अच्छे और बुरे शेयरों का मिश्रित समूह है। जब कोई व्यक्ति कई म्यूचुअल फंड खरीदता है तो ये कई मल्टीविटामिन एक साथ लेने जैसा होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत सारे मल्टीविटामिन लेता है तो जिस एकमात्र चीज का मूल्य बढ़ता है वो है उस व्यक्ति का मूत्र। पेशेवर निवेशक डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। जैसा वॉरेन बफेट ने कहा है, डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता के खिलाफ सुरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि वो क्या कर रहा है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, आप किसकी अज्ञानता से खुद की रक्षा कर रहे हैं? अपनी अज्ञानता से, अपने सलाहकार की अज्ञानता से, या आप दोनों की सम्मिलित अज्ञानता से? डाइवर्सिफाई करने के बजाय पेशेवर निवेशक 2 चीजें करते हैं। एक है सिर्फ बेहतरीन निवेशों पर ध्यान केंद्रित करना, इससे उनका पैसा बचता है और मुनाफा बढ़ता है। दूसरा है हेजिंग यानी सुरक्षा करना। सुरक्षा बीमा का पर्यायवाची है। मिसाल के तौर पर बैंक ने मेरे 300 यूनिट वाले अपार्टमेंट हाउस का हर तरह का बीमा कराया है। अगर जायदाद जल जाती है तो बीमा मेरे मॉर्गेज को चुकाता है और इमारत को दोबारा बनाता है। सबसे अच्छी बात, बीमे की लागत किराए की आमदनी में से चुकाई जाती है। म्यूचुअल फंड्स को पसंद न करने के मेरे 2 मुख्य कारण ये हैं कि उन्हें खरीदने के लिए बैंक पैसे उधार नहीं देते हैं
और बीमा कंपनियां बाजार लुढ़कने से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने वाली पॉलिसियां नहीं बेचती हैं और सारे बाजार देर सवेर लुढ़कते हैं। ज्यादा ऊंचे मुनाफे और कम जोखिम में ज्यादा लीवरेज। डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि चुनिंदा फोकस ज्यादा अच्छे लीवरेज, ज्यादा ऊंचे मुनाफे और कम जोखिम की कुंजी है। फोकस यानी केंद्रित रहने के लिए ज्यादा वित्तीय बुद्धि की जरूरत होती है। वित्तीय बुद्धि ये जानने से शुरू होती है कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं। पैसे के संसार में सिर्फ दो चीजें हैं जिनकी खातिर निवेशक निवेश करते हैं, कैपिटल गेन्स और कैश फ्लो। पहला, कैपिटल गेन्स। बहुत से लोग निवेश को जोखिम भरा मानते हैं। इसका एक कारण ये है कि वे कैपिटल गेन्स की खातिर निवेश करते हैं। ज्यादातर मामलों में कैपिटल गेन्स की खातिर निवेश जुआ या स्पेक्यूलेशन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं ये शेयर, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट खरीद रहा हूँ, तो वो कैपिटल गेन्स की खातिर निवेश कर रहा है, यानी वो संपत्ति का भाव बढ़ने की उम्मीद में निवेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं $17 मिलियन के अपार्टमेंट हाउस को $25 मिलियन में बेचने के लिए खरीदता, तो मैं कैपिटल गेन्स की खातिर निवेश कर रहा होता। जैसा आप में से कई लोग जानते हैं, कैपिटल गेन्स की खातिर निवेश करने से कुछ देशों में टैक्स ज्यादा लगता है। दूसरा, कैश फ्लो। कैश फ्लो की खातिर निवेश करने में काफी कम जोखिम होता है। कैश फ्लो के लिए निवेश करने का मतलब आमदनी के लिए निवेश करना है। अगर मैं बैंक में अपनी बचत 5% ब्याज के लिए रखता हूँ, तो मैं कैश फ्लो के लिए निवेश कर रहा हूँ। हालांकि ब्याज कम जोखिम भरा है, लेकिन बचत के साथ समस्या ये है कि मुनाफा कम होता है। मुनाफा कम होता है, टैक्स ज्यादा लगता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। 300 यूनिट वाले अपार्टमेंट हाउस को खरीदते समय मैंने कैश फ्लो की खातिर निवेश किया था। फर्क ये है कि इस निवेश में मैं अपने बैंकर के पैसे का इस्तेमाल कर रहा था और मुझे ज्यादा मुनाफा हो रहा था और मैं कम टैक्स दे रहा था। ये लिवरेज का बेहतर इस्तेमाल था। आप किसकी खातिर निवेश कर रहे हैं? कई वित्तीय सलाहकार सलाह देते हैं कि जवानी में इंसान को ग्रोथ फंड्स में निवेश करना चाहिए। इस तरह निवेश करना कैपिटल गेन्स की खातिर निवेश करना है। वे ज्यादा उम्र वाले निवेशकों से कहते हैं कि वे अपने ग्रोथ फंड्स बेचकर इनकम फंड या एन्युटी खरीद लें। दूसरे शब्दों में, जब आप ज्यादा उम्र के हो जाएं, तो कैश फ्लो की खातिर निवेश करें। वे मानते हैं कि कैश फ्लो कम जोखिम भरा और ज्यादा निश्चित होता है। 3 तरह के निवेशक। जब कैपिटल गेन्स या कैश फ्लो की बात आती है, तो निवेशक आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं, पहला, जो सिर्फ कैपिटल गेन्स की खातिर निवेश करते हैं। शेयरों के संसार में इन लोगों को ट्रेडर्स और रियल एस्टेट बाजार में फ्लिपर्स कहा जाता है। उनके निवेश का उद्देश्य आमतौर पर सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना होता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ट्रेडर्स और फ्लिपर्स आमतौर पर आई क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि एस क्वाड्रेंट में होते हैं। उन्हें निवेशक नहीं बल्कि पेशेवर ट्रेडर्स माना जाता है। इसके अलावा अमेरिका में ट्रेडर्स और फ्लिपर्स पर एस क्वाड्रेंट्स का ज्यादा ऊंचा टैक्स लगता है और उन्हें टैक्स में वैसी छूट नहीं मिलती जो आई क्वाड्रेंट के निवेशकों को मिलती है। दूसरा, कई निवेशक स्थिर आमदनी के कारण बचत या बॉन्ड को पसंद करते हैं। कुछ निवेशक कर रहित मुनाफा देने वाले म्युनिसिपल बॉन्ड को पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई निवेशक 7% ब्याज वाले कर रहित म्युनिसिपल बॉन्ड खरीदता है, तो निवेश पर उसका मुनाफा ROI 9% टैक्सेबल मुनाफे जितना होता है। रियल एस्टेट में कई निवेशक ट्रिपल नेट लीजेस NNN से प्रेम करते हैं। इसमें निवेशकों को टैक्स, मरम्मत और बीमे के खर्च के बिना आमदनी मिलती है। ये खर्च किराएदार करता है। कई मायनों में ट्रिपल नेट लीज म्युनिसिपल बॉन्ड जैसी होती है, क्योंकि बहुत सारी आमदनी कर मुक्त या टैक्स डिफर्ड हो सकती है। हालांकि मैं ट्रिपल नेट जायदादों से प्रेम करता हूँ, जैसा आप सोच सकते हैं, लेकिन इसमें एक पेंच होता है। अच्छी जायदाद खोजना मुश्किल होता है, जिसमें अच्छा किराएदार ऊंचा रिटर्न देने के लिए तैयार हो। आज जब मैं ये लिख रहा हूँ, तब इनमें सिर्फ 5 से 6% रिटर्न मिल रहा है। ज्यादा रोमांचक नहीं है। अच्छी खबर ये है कि अगर मैं ज्यादा गहरी खुदाई करूं, जिसमें मैं बाद में जाऊंगा, तो मैं ज्यादा ऊंचे रिटर्न वाली जायदाद खोज सकता हूं और ज्यादा लीवरेज का इस्तेमाल कर सकता हूं। अपने जोखिम को कम करने के लिए मैं बैंक के पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसलिए मैं टैक्स रहित म्युनिसिपल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल नेट रियल एस्टेट को पसंद करता हूं।
अब हम तीसरे प्रकार के निवेशक की ओर चलते हैं।